वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का पतन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जैसा कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक जिम्मेदार था या अशोक की जो नीतियाँ थी वो जिम्मेदार थी। ये जो आरोप है वो कहाँ तक सही है? क्या सच में अशोक जिम्मेदार था या कुछ और अन्य कारण थे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? सबसे पहले अगर हम अशोक के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो महामहिम हरप्रसाद शास्त्री का मानना है कि अशोक वाज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक और अशोक की नीतियाँ मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। खास करके उसकी जो नॉन वायलेंस की नीतियाँ थी वो मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। लेकिन जो नॉन वायलेंस का सिद्धांत है, पहली बात तो यह है कि नॉन वायलेंस का सिद्धांत कोई एक न्यू आइडिया नहीं था। पहले से ही नॉन वायलेंस के सिद्धांत भारत में पाए जाते थे। उपनिषद में भी नॉन वायलेंस की बात की गई है, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में भी नॉन वायलेंस की बात की गई है। तो ये कोई एक नई बात नहीं थी, कोई नई विचारधारा नहीं थी जो अशोक लेकर आया था, नंबर वन। नंबर टू, अशोक एक्यूट नॉन वायलेंस को नहीं मानता था। नॉन वायलेंस की इसकी जो पॉलिसी थी, जिसके बारे में मैं धम्मा में बताया हूँ, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राज्य में किसी तरह की अशांति फैले, राज्य में किसी तरह का विद्रोह हो और लोग एक हारमोनियस रिलेशन बना कर रखें। इसलिए वो धम्मा में भी नॉन वायलेंस की बात करता है और नॉन वायलेंस के सिद्धांत को प्रचारित और प्रसारित करता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद बिल्कुल नॉन वायलेंट हो गया था। अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था, आर्मी डिसबैंड नहीं हुआ था और अशोक के किचन में पर डे 1 हिरन और 2 मोर मारे जाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जो कलिंग से जिन लोगों को बंदी बनाया गया उनको कभी छोड़ा नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नॉन वायलेंट हो गया था। यहाँ तक कि जो 13वें शिलालेख में वो कहता है, आत्विकों को थ्रेटन डेथ करता है कि अगर वो एक ऑर्डर में नहीं रहेंगे, एक सोशल ऑर्डर में नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ आर्मी का प्रयोग किया जाएगा। और ये ऐसा ही राजा कर सकता है जिसको अपने आर्मी पर भरोसा है, आर्मी के स्ट्रेंथ पर भरोसा है और जो पूरी तरह से नॉन वायलेंट नहीं है। तो यह हरप्रसाद शास्त्री का ये कहना कि उसकी जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। फिर वो दूसरा आरोप भी लगाते हैं कि जो ब्राह्मणाज के गॉडिस स्टेटस था, उस स्टेटस को वो थ्रेटन करता है। तो ये एक नॉन वायलेंस की थ्योरी और गॉडिस स्टेटस को थ्रेटन करना एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन को पैदा करता है और वही ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बना। अर्थात जो अशोक की नीतियाँ थी वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बना। एक और आरोप लगाते हैं हरप्रसाद शास्त्री की दंड समता और व्यवहार समता की जो बात अशोक ने की, एक उससे जो पावर था ब्राह्मणों का वो कम हो गया, जो जुडिशियल पावर उनके हाथ में था वो कम हो गया। लेकिन अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से देखें तो अशोक ने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दंड समता और व्यवहार समता की बात की थी, नंबर वन। नंबर टू, जो हायर ऑफिशियल होते थे नॉर्मली वो ब्राह्मण समाज से ही अपॉइंट किए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की ताकत कम हुई थी। फिर उनका ये भी आरोप है कि धम्म महामात्रा की जो नियुक्ति हुई वो धम्म महामात्रा की नियुक्ति धम्मा को प्रचार करने के लिए की गई थी और इससे भी ब्राह्मण आक्रोशित हो गए। लेकिन अगर हम मैनिटली जांच करें तो धम्म महामात्रा की नियुक्ति बेसिकली सिर्फ धम्म के प्रचार के लिए नहीं की गई थी, बल्कि वो वेलफेयर ऑफिसर थे। और अगर हम देखें तो बहुत सारे धम्म महामात्रा भी, या यहाँ तक कि पुष्यमित्र शुंग जो मुख्य सेनापति था वो भी ब्राह्मण ही था। तो ब्राह्मण कैडर से ही बहुत सारे लोग हायर अथॉरिटी बनते थे, हायर ऑफिशियल बनते थे। तो ब्राह्मणों के किसी रिएक्शन की बात हम नहीं कह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हरप्रसाद शास्त्री ये भी कहते हैं कि जो अंतिम राजा बृहद्रथ था
उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और वो एक ब्राह्मण था और यह एक ब्राह्मण रिएक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि यह कोई ब्राह्मण रिएक्शन को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि यह एक सेनापति के महत्वाकांक्षा को इंडिकेट करता है जो ताकतवर हो गया था और उस समय जो सम्राट था बृहद्रथ वो कमजोर था, वो अशोक की तरह ताकतवर नहीं था, तो उसको कुचल के उसको मारकर अपने वंश की स्थापना करना ये एक पुरानी परंपरा थी। जो ताकतवर होता था वो कमजोर राजा को मारकर एक नए वंश की स्थापना करता था या एक खुद राजा बन जाता था। तो यह पुष्यमित्र शुंग की अपनी महत्वाकांक्षा थी, ये कोई ब्राह्मणी का रिएक्शन नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर अशोक की नीतियों के खिलाफ ही रिएक्शन थी तो अशोक के टाइम में विद्रोह होता या उसके टाइम में अशोक पर हमला किया जाता, उसके मरने के 50 साल बाद ये रिएक्शन आया, यह भी बात कुछ समझ में नहीं आती है। इसलिए हरप्रसाद शास्त्री का ये आरोप कि अशोक की नीतियां या अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है, बहुत सही प्रतीत नहीं होती है। निहार रंजन का कहना है कि बैन ऑन समाजा वाज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अशोक ने समाजों पर जो बैन लगा दिया, इसकी वजह से भी ब्राह्मण भी और बहुत सारा तबका जो है वो नाराज हो गया। लेकिन ये जो बैन लगाया गया इसके पीछे कोई रिलीजियस या सोशल कंसेप्ट नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। ये समाज जो थे वो कॉन्स्पिरेसी के सेंटर बन गए थे और मैसिव सैक्रिफाइसेस के सेंटर थे। तो टाइटल को बचाना भी जरूरी था और राजा के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो इसको भी रोकना जरूरी था। इस वजह से समाजों को बैन किया गया, इसके पीछे कोई धार्मिक रीजन नहीं था। इसलिए हम इसको या अशोक की इस नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। निहार रंजन ये भी कहते हैं कि द फॉरेन नेचर ऑफ द आर्ट आउटबर्स्ट द इंडिजिनस आर्टिस्ट। जो कला का एक विदेशी प्रकृति हो गई, उससे जो मूल आर्टिस्ट थे यहाँ के, जो भारतीय आर्टिस्ट थे, वो आउटबर्स्ट किए। लेकिन ये बात भी सही नहीं लगती है। अगर हम मॉडर्न आर्ट को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस के अगर आर्ट थे तो बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंस के भी आर्ट थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। तो ये निहार रंजन का जो ये आर्गुमेंट है ये बहुत सही प्रतीत नहीं होता है। दूसरे एक इतिहासकार हैं H.C. राय चौधरी। उनका भी मानना है कि अशोक की जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी है जो आर्मी को वीकेंड कर दी, आर्मी कमजोर हो गई, क्योंकि आर्मी जो है जब मोबिलाइजेशन उसका हमेशा होता रहता है तब वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। तो ये एक वजह वो मानते हैं जिससे कि पतन हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो अशोक जो है, जो मैं पहले भी बताया, एक्यूट नॉन वायलेंस को नहीं मानता था। डेथ सेंटेंस अभी भी था, आर्मी डिस्बैंड नहीं हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि उसकी नॉन वायलेंस की इस आइडिया की वजह से आर्मी बहुत कमजोर हो गई। दूसरा H.C. राय चौधरी ये भी कहते हैं कि जो उत्तराधिकारी थे उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, ना ही उनके मार्शल ट्रेनिंग की व्यवस्था होती थी और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है वो उनको दिया जाता था। इस वजह से जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर हो गए। लेकिन यह आरोप भी सही नहीं लगता है। अशोक के टाइम में ही कुणाल को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और उसको जो गवर्नर बनाया गया तो वो एक तरह से उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ट्रेनिंग की व्यवस्था भी थी। इसलिए हम H.C. राय चौधरी के इस आर्गुमेंट को पूरी तरह से नहीं मान सकते कि ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से या नॉन वायलेंस के कारण आर्मी जो है वो उतनी स्ट्रेंथन नहीं रही, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। रोमिला थापर का कहना है कि डिवीजन ऑफ एम्पायर जो हुआ अशोक के बाद खास करके वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण हो गया। वेस्टर्न एम्पायर जो है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी वो कुणाल उसको रूल करता था और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको दशरथ रूल करता था। इससे भी एक एम्पायर कमज़ोर हुआ, जो इतना बड़ा एम्पायर था वो कमज़ोर हुआ और इसका नतीजा हुआ कि साम्राज्य का पतन हुआ। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो ऑफिशियल्स होते थे उस समय
लार्ज स्केल पर ऑफिशियल्स थे, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर नहीं होता था, किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होती थी, इसलिए वो उतने इफिशियंट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक तो मॉडर्न टाइम की तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कल्पना उस समय करना उचित नहीं होगा। इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस समय नहीं हो सकता था। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स की जो नियुक्ति होती थी वो बिना किसी टेस्ट के होती थी। जो भी बड़े ऑफिशियल्स होते थे उनका एक टेस्ट लिया जाता था जिसको उपधा परीक्षण कहते हैं, और इसमें बेसिकली ऑनेस्टी की टेस्ट ली जाती थी। और अगर हम सही रूप से देखें तो ऑफिशियल्स के लिए जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टर है, वो ऑनेस्टी ही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाता था, और इससे इफिशियंसी उनकी कम हो गई। ऑफिशियल बहुत इफिशियंट थे और उनके इफिशियंसी का कम होना यह आरोप बहुत सही नहीं है, और इसके आधार पर पतन बताना ये भी बहुत सही नहीं लगता है। बीजी गोखले और बीएम बरुआ वो रॉयल इंट्रीग की बात करते हैं, रॉयल कॉन्स्पिरेसी की, रॉयल हाउस में षड्यंत्र की बात करते हैं कि रॉयल हाउस में षड्यंत्र हो रहे थे, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। डीडी कौशाम्बी एक दूसरे इतिहासकार हैं जो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर आते हैं, और उनका कहना है कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। खास करके वो डिबेसमेंट ऑफ पंच मार्क कॉइन की बात करते हैं। उनका कहना है कि बाद के जो पंच मार्क कॉइन है वो डिबेस्ड हैं, अर्थात उसमें जो सिल्वर की मात्रा है वो कम हो गई। तो उनका ये कहना है कि इकोनॉमी की स्थिति खराब हो रही थी, नंबर वन। दूसरा, वो प्रोफेशनल्स के टैक्सेशन की बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल्स थे उनसे टैक्स लिया जाने लगा, जो इंडिकेट करता है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए प्रोफेशनल से टैक्स लिया जाता था। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक कि पंचमार्क कॉइन पर, किसी भी पंचमार्क कॉइन पर ईश्वर का नाम नहीं है, किसने इशू किया ये जानकारी नहीं मिलती है। तो ये अंदाजा लगाना कि कौन सा पंचमार्क कॉइन बाद के मौर्यन रूलर का है और कौन सा पहले का है, ये एक कठिन समस्या है। तो हम कुछ भी सटीक रूप से या ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा पंचमार्क किस पीरियड का है। और अगर हम मान भी लें कि कॉइन्स को डिबेस किया गया, तो इसका एक और भी कारण हो सकता है कि जो सिल्वर का की क्वांटिटी थी, मात्रा थी, वो लिमिटेड थी। और हो सकता है कि जिस समय इसको डिबेस किया गया, और अगर हम डीडी कौशाम्बी की बात माने तो बाद के पीरियड में डिबेस किया गया, अशोक के बाद के पीरियड में, तो मे बी पॉसिबल कि ट्रेड बहुत डेवलप हो रहा हो और ट्रेड की डिमांड थी कि कॉइन्स बढ़ाया जाए, और उतनी चांदी नहीं थी, तो कॉइन की संख्या बढ़ाने के लिए भी हो सकता है कि उसको डिबेस किया गया हो। तो इसको हम इकोनॉमी की वीकनेस नहीं कहेंगे, बल्कि इसको तो हम स्ट्रेंथन ऑफ द इकोनॉमी कहेंगे। तो ये जो आर्गुमेंट है वो सही नहीं लगता है, नंबर वन। नंबर टू, प्रोफेशनल को जो टैक्स की बात की गई है, तो नो डाउट जो मौर्यन एम्पायर है वो एक एक्सटेंसिव और लार्ज एम्पायर है, और पहली बार हम मौर्यन एम्पायर में लार्ज नंबर ऑफ हम ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं जिनको कि कैश पेमेंट किया जाता था। तो इतने बड़े ब्यूरोक्रेसी को पेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो जो भी सोर्सेस हो सकते थे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रेवेन्यू के, जिससे कि रेवेन्यू ज़्यादा आए, राजकोष ज़्यादा भरा रहे, उसको एक्सप्लॉइट करना राजा उचित मानता था। और जो प्रोफेशनल्स थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो प्रोफेशनल्स को टैक्स लेना इस बात को नहीं बताता है कि इकोनॉमी कमज़ोर हो गई थी। तो इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुछ इतिहासकार फॉरेन इन्वेजन को भी एक कारण मानते हैं, खासकर एंटियोकस थर्ड जो बॉर्डर एरिया को इन्वेड किया और डिफीट भी किया। इससे जो एक स्टेटस था मौर्यन साम्राज्य का कि मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन साम्राज्य को पराजित नहीं किया जा सकता है, वो एक स्टेटस उसका डिके हुआ, स्टेटस उसका कम हुआ, और जिससे बाद में भी फॉरेन इन्वेजन प्रारंभ हो गए। तो इसको एक कारण कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस वजह से मौर्यन साम्राज्य का पतन हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि अशोका की जो पॉलिसी थी वो लार्ज स्केल पर डोनेशन देता था, तो इस वजह से जो रॉयल ट्रेजरी है वो धीरे धीरे खाली होने लगी। राजकाज को
बहुत सारे पावर डेलीगेट कर दिए, जो बाद में आने वाले जो सक्सेसर थे अशोक के, उनके लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन गया। ये भी कहा जाता है कि जो पैटर्नल मोनार्की का कंसेप्ट अशोक लेकर आया, उससे एक, और नॉन वायलेंस की जो बात की, उससे अशोक जो सम्राट है उसका एक पोस्चर, उसका एक काइंड फिगर लोगों के सामने आया, जिसको अशोक तो मेंटेन कर लिया, वो एम्पायर के इंटीग्रिटी को मेंटेन कर लिया, अपने इस स्टेटस को मेंटेन कर लिया, लेकिन बाद के जो रूलर हुए वो इसको मेंटेन नहीं कर पाए और साम्राज्य में एक बिखराव की स्थिति आ गई। तो इसके लिए हम अशोक को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, बल्कि जो उसके सक्सेसर थे, ये उनकी कमियां थी कि वो इस स्टेटस को, राजा की जो शक्ति है उसको मेंटेन नहीं कर पाए, नंबर वन। नंबर टू, जो एरिया था, लैंड एरिया, जो रिसोर्सेज थे अभी भी उतने ही थे। अगर अशोक ने रॉयल ट्रेजरी को खाली किया या उसको कुछ कम भी किया, तो जो रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो उतने ही थे। तो बाद के जो उसके सक्सेसर थे, तो वो चाहते तो इसको और अच्छा बना सकते थे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो बाद में जो आए सक्सेसर, वो उतने कैपेबल नहीं हुए। अगर हम पौराणिक ट्रेडिशन को देखें तो उसमें हम देखेंगे कि बाद का जो पीरियड है 232 बीसी से लेकर 185 बीसी का जो पीरियड है, उस बीच में 8 राजा हुए हैं, जबकि उसके पहले मौर्य साम्राज्य के सिर्फ 3 ही राजा हुए हैं। तो इतने कम पीरियड में 8 राजाओं का होना ये दर्शाता है कि जो सक्सेसर थे अशोक के, वो उतने ताकतवर नहीं थे, वो उतने कैपेबल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकें। मौर्यन साम्राज्य जो है वो एंशिएंट इंडिया का ही नहीं, बल्कि बाद का भी जो पीरियड है, उन सारे पीरियड्स में भी हम देखें तो सबसे एक्सटेंसिव साम्राज्य था, सबसे विशाल साम्राज्य था, और उस साम्राज्य को संभालने के लिए एक ताकतवर राजा की जरूरत थी। पहले के जो 3 राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या अशोक हो, उन लोगों ने तो इस साम्राज्य को संभाल लिया, लेकिन अशोक के बाद के जो सक्सेसर आए वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकें। इसलिए हम अगर डिक्लाइन की बात करते हैं तो उसका जो मेन कॉज है, वो हम कह सकते हैं कि वीक सक्सेसर ऑफ अशोका वाज द मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर पर इतना ही आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे जो वीडियोज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।